हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और सर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, उसके फंक्शंस और हमने उसके गवर्नेंस की डिस्कशन करी थी, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नहीं, हाँ जी, तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज सर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है सर, उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लिक्विडिटी किसको बोलते हैं वो थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और क्या आईएमएफ और इंडिया के बीच का रिलेशंस में क्या है उससे रिलेटेड डेटाज और आईएमएफ के लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें की चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। चलिए जी, ज्यादा देर ना करते हुए कल चलते हैं क्लास में, है ना। देखिए आपके पास तो बुक है, आपको पता है कहाँ चलना है, चलना है जी नोट्स की ओर, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। चलिए पहले समझते हैं। देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्या इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी, आइए चलते हैं क्लास में। कह रहा है, सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री में होते हैं जी सेंट्रल बैंक। ऑब्वियसली बात है, हर कंट्री में अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। वैसे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सही कह रहा है। तो क्या बोल रहा है, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में होते हैं जी सेंट्रल बैंक, और हर सेंट्रल बैंक रखती है जी फॉरेन करेंसी का रिजर्व। फॉरेन करेंसी का रिजर्व, ये बात सर बहुत बहुत चर्चा किया है हमने, आज इसको समझेंगे। तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व रख के क्या करती है? कहती है इन सभी सेंट्रल बैंक को एफसीआर के टोटल को कहते हैं जी इंटरनेशनल लिक्विडिटी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला भाई साहब पूरा वर्ल्ड जो क्या करती है, सेंट्रल बैंक होता है हर कंट्री में, और उस वो जो कंट्रीज होती हैं वो सेंट्रल बैंक उसका वो क्या रखती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व रखती है। और जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व सारे सेंट्रल बैंक मिलकर रखती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी इंटरनेशनल लिक्विडिटी, है ना जी। जी बिल्कुल सर, यही कहते हैं। अब देखिएगा फॉरेन करेंसी दो तरीके की बताई गई है, एक होता है ओन्ड और एक होता है जी बोरोड। ओन्ड क्या? ओन्ड मतलब जो अपना है, जो आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट के बेसिस पर आपके पास क्या आया, फॉरेन करेंसी आई, तो वो क्या होगा, ओन्ड क्या फॉरेन करेंसी। और बोरोड मतलब जब आपने आईएमएफ से ले लिया, है ना, जब आपने कहीं और से पैसे ले लिए फॉरेन करेंसी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी बोरोड कैपिटल, सॉरी बोरोड करेंसी, है ना। अब देखिए ऑन्ड मतलब जो अपना है उसमें क्या कंडीशन लगाना, तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल, क्योंकि जो अपना है, अब मेरी ये ब्लेजर मेरा अपना है, अब इसमें कोई बोल सकता है नहीं भाई तुम इसको ऐसे पहनो, मैं इसको जैसे पहनूं मेरी मर्जी है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, नहीं वो वाला हाल है। और जहां से आप उधार लेके आते, मान लो ये ब्लेजर में लेके आता, तो वो क्या बोलता है, अरे भाई पहले जाओ इसको ना अच्छे से ये करा देना मेरे लिए, जब तुम पहन के लेके आओगे तो इसको ड्राई क्लीन करा के मेरे को देना। नहीं, तो इसने क्या लगा दिया, कंडीशंस लगा दिया। तो कंडीशंस कहां लगता है? जब बोरोड चीज हो, तो बोरोड के लिए क्या करने वर्ड यूज करेंगे जी, कंडीशनल। तो फॉरेन करेंसी दो, एक क्या ओन्ड, एक बोरोड। ओन्ड में किसको बोलते हैं जी, जहां कंडीशन नहीं लगा होता है, अनकंडीशनल होता है। और बोरोड किसको बोलते हैं जी, बोरोड बोलते हैं इसमें कंडीशंस लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल। अब देखिएगा आपके पास सवाल होगा ना कि भैया क्यों, वाई इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जरूरत क्या है? बोलता है भैया क्या अपने देश में करेंसी नहीं है क्या जो हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात करेंगे? तो भाई साहब हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जी इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, और हमें करेंसी जो देनी पड़ती है वो है जी फॉरेन करेंसी। क्या देनी पड़ती है? फॉरेन करेंसी। अच्छा फॉरेन करेंसी क्यों देनी पड़ती है? अरे भाई साहब किसी भी देश की किसी भी देश में अगर आप सामान मंगवाते हो यानी इंपोर्ट करते हो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, ये पैसा वो पैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी वैल्यू, आपके करेंसी की वैल्यू सामने वाले की करेंसी की वैल्यू से कम है, तो वो क्यों लेगा आपकी करेंसी, बोलेगा हमको फॉरेन करेंसी में पैसा दो। तो वही ये कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है लेकिन हम लोग कर रहे हैं जी इंटरनेशनल ट्रेड, और हमें करेंसी जो देनी पड़ती है वो है जी फॉरेन करेंसी, क्योंकि जिस कंट्री से तुम सामान मंगवा रहे हो उसकी करेंसी वैल्यू तुम्हारे करेंसी वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। तो वो तो अपनी करेंसी ही लेगा ना, बिल्कुल सही, वो क्यों लेगा आपकी करेंसी? तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। समझ में आई थी? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड
इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है, देखिएगा इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है। नहीं, हाँ जी, आइए, कह रहा है हमारी इकोनॉमी हो गई है जी क्या, ग्लोबलाइज। हमने पढ़ा है सर, आप तो इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई है तभी तो हम इंटरनेशनल ट्रेड इतनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है जी, ग्लोबलाइज हो गई है, और हमें करने पड़ते हैं जी इंपोर्ट, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करे जाओ, आपको बाहर से कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो देश नहीं है अभी अभी इस जगह पे नहीं। और कहीं भी कोई भी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों को, यानी कि गुड्स अपना भेज रहा है बाहर और उसको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई भी ऐसा देश नहीं है। तो हमने क्या कहा हमारी इकोनॉमी हो गई है जी ग्लोबलाइज, और हमें करने पड़ते हैं जी क्या, इंपोर्ट ज्यादा। और इंपोर्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है जी, पेमेंट, है ना, इसके लिए हमें करने पड़ते हैं पेमेंट। दैट्स वाई, इसी वजह से जी हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। और फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन कैसे करते हैं, तो या फिर उसको ऐसे कहें कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी में हम इंपोर्ट के करने पर पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट का क्या मोड होगा। जब हम कोई सामान फॉरेन से मंगवाते हैं तो उसके पेमेंट करने के रास्ते होते हैं, मोड होते हैं, क्या होता है वो पेमेंट मोड देखिएगा। एक पेमेंट मोड जी क्या कह रहा है, एक पेमेंट मोड बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, और एक पेमेंट मोड है जिसको हम बोलते हैं सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में क्या फर्क है, बोल रहा है ऐसा मोड जो आरबीआई के पास है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जी फर्स्ट लाइन मोड। और ऐसा मोड जो आरबीआई, ऐसा एफसीआर सॉरी ऐसा करेंसी जो आरबीआई के पास है वो उसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन। और ऐसा करेंसी जो आरबीआई के पास नहीं है, वो अरेंज करके कहीं से देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन मोड जो है उसके वो क्या है, आरबीआई के पास जो पैसा है या फिर करेंसी है, नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट लाइन मोड है, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो आरबीआई के पास क्या क्या चीजें होती है, आइए देखते हैं। कह रहा है फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है जी, पहला कह रहा है फॉरेन करेंसी एसेट्स मेंटेन्ड बाय आरबीआई एज ए मेजर करेंसी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, पाउंड स्टर्लिंग तो एक ही है इसी का, रमनबी हो गई, अभी रमनबी भी आई है ना चाइनीज, जिसको युआन भी बोलते हैं, नहीं आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये क्या है, पहला क्या था जी, फॉरेन फर्स्ट लाइन मोड में पहला जो आरबीआई क्या क्या रखती है, तो आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स को मेंटेन करती है, क्या क्या, डॉलर के फॉर्म में, यूरो के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में, नहीं हाँ जी ये करती है क्या, इसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। दूसरा जो आरबीआई किस मोड से पेमेंट कर सकती है जी, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, पढ़ेंगे अभी डिटेल में क्या होता है एसडीआर। तीसरा क्या है जी, गोल्ड होल्डिंग आरबीआई, अब आरबीआई गोल्ड के फॉर्म में भी क्या करती है, अपने रिजर्व को रखती है। और चौथा है जी रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन इन आईएमएफ। देखिएगा जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जितने भी मेंबर्स है उसकी अपनी एक अलग अलग जगह पे पोजीशन होती है, नहीं, और उसके लिए उसको एक रिजर्व परसेंटेज रखना होता है, वो परसेंटेज क्या कहलाती है, रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन, उसकी पोजीशन कहलाती है। अब चलते हैं जी सेकेंड मोड में। ये तो था भाई घर का पैसा जो आरबीआई रखी है, अपना सेंट्रल बैंक इतना मेंटेन करके रखता है। अब जो आरबीआई मैनेज करके देगा, मान लो आरबीआई के पास नहीं है तो वो कहां से अरेंज करके देगा, वो क्या क्या चीजें हैं जी, देखिएगा सेकंड लाइन मोड बोलते हैं इसको, और इसको ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है जी, पहला है वर्किंग बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसीज हेल्ड बाय द बैंक एंड ट्रेड, वर्किंग बैलेंस जो होगा वहां से अरेंज करके दे सकता है। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड से क्रेडिट कर लेके दे देगा, आपको बोलेगा भाई साहब यहां से पैसा लिए दे देगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर है शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल में अगर कोई शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स होगा तो वहां से आपको अरेंज करके दे देगा। या फिर कहां से देगा जी, लॉन्ग टर्म बट रियलाइज्ड फॉरेन बॉन्ड हेल्ड बाय डोमेस्टिक नेशनल, अगर अपने देश में कोई बॉन्ड्स होगा जो फॉरेन वाला होगा, है ना, तो उसको क्या करेगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, उसको क्या करेगा वो डोमेस्टिक नेशनल से लेके आपको अरेंज करके दे देगा। कौन, ये सारा काम भाई साहब सेंट्रल बैंक का है, आरबीआई करती है, नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखिए ये था आपका इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी स्पेशल ड्रॉइंग राइट, क्या होता है एसडीआर, देखिएगा कहता है ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड, इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। और क्या कह रहा है, एसडीआर आर सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स डिफाइंड एंड मेंटेन्ड बाय आईएमएफ,
एसडीआर क्या है जी? एसडीआर फॉरेन करेंसी रिजर्व एसेट्स नहीं है, सप्लीमेंट्री है, उसके बदले में यूज होने वाला क्या है? पेपर है, पेपर गोल्ड बोलते हैं इसको, नहीं? तो ये कौन मेंटेन करता है जी? ये डिफाइंड और मेंटेन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आईएमएफ देखता है इसको। कह रहा है इट इज एन अनकंडीशनल रिजर्व टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। बोल रहा है अनकंडीशनल रिजर्व, है ना? क्या है? अनकंडीशनल, जहां पे कंडीशंस नहीं लगा है तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिजर्व। तो और किस लिए? इंटरनेशनल लिक्विडिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ ने इसे निकाला है। अब एसडीआर की वैल्यूज है, देखिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। आपको वो दे दिया जाएगा स्टेप वाइज, 5 है, डॉलर, यूरो, रेमनेबी, येन और पौंड, ये पांचों को सीक्वेंस में करके दे दिया जाएगा। बोलेगा भाई साहब सबसे पहला कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, या ऐसे पूछ दिया जाएगा सबसे कम कौन, उससे बाद कौन। और ये बेसिकली टॉप 5 का ही पूछता है, टॉप 5 कंट्रीज जो है, जो टॉप 5 करेंसीज है उसके बारे में पूछेगा। कभी कभी आपको ये परसेंटेज भी दे देगा कि किस डॉलर का कितना वैल्यू परसेंटेज क्या है, ये अभी यूरो का कितना चल रहा है। तो ये तो देखिएगा एसडीआर की जो वैल्यूज है वो डॉलर सबसे पहले पे आता है 43.48, लेटेस्ट बता रहा हूं मैं। यूरो जो है 29.31 है, इस बेसिस पे है। रेमनेबी जिसको युआन कहते हैं यानी कि चाइना का 12.28 करके थर्ड में है। येन 7.59 करके आपका कितना फोर्थ पोजीशन में है। और पौंड जो है जी 7.44 करके फिफ्थ पोजीशन में। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज VVVVI, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जी बुक की ओर। अब बुक में देखते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या लिखा गया है। नहीं, आइए देखिएगा जी, क्या बोल रहा है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं, कह रहा है द एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। क्या है जी? इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। कब आया था? 1969 में। किसने बनाया? आईएमएफ ने। क्यों बनाया? ऑफिशियल रिजर्व को सेटलमेंट करने के लिए या सप्लीमेंट देने के लिए, नहीं अपने मेंबर कंट्रीज का। कह रहा है क्या नेक्स्ट? कहता है टू डेट a total SDR 660.7 billion equivalent to about US डॉलर में 943 billion have been allocate कर दिया गया है इतना। कह रहा है दिस इंक्लूड द लार्जेस्ट एवर एलोकेशन अबाउट SDR 456 billion approved on August 2, 2021 इफेक्टिव। जो इफेक्टिव कब होगा? अगस्त 23, 2021 से। कह रहा है दिस वाज टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड फॉर रिजर्व। क्या था? दिस वाज था क्या? एड्रेस लॉन्ग टर्म ग्लोबल नीड फॉर रिजर्व। रिजर्व के लिए ग्लोबल नीड था ये लॉन्ग टर्म के लिए। और क्या कह रहा है? कह रहा है एंड हेल्प कंट्रीज कोप विद द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हेल्प किया क्या? कंट्रीज को, नहीं? हाँ जी सर। कह रहा था वैल्यू ऑफ एसडीआर इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। कौन कौन सी? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनेबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिसकी चर्चा हमने अभी करी है। द एसडीआर बास्केट इज रिव्यूड एवरी 5 years। अब देखिए ये जो एसडीआर बास्केट वो कब देखा जाता है? ये हर 5 साल में इसका रिव्यू किया जाता है, ध्यान रखिएगा जी। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट रिव्यू कंडक्टेड इन नवंबर 2015, जब नवंबर 2015 में इसका रिव्यू किया गया था, the board decided that the Chinese renminbi met the criteria for SDR basket inclusion। अब इसी समय क्या आया था? चाइनीज रेमनेबी आया था 2015 में, और ये इसने क्या किया था? क्राइटेरिया को फुलफिल किया था। आइए जी अब देखिएगा आईएमएफ के साथ इंडिया का क्या डेटा है और क्या रिलेशन है। एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बारी, है ना? हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। क्या बोल रहा है? इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ। हम लोगों को पता है सर इंडिया क्या है? फाउंडर मेंबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनेशनल रेगुलेशन बाय आईएमएफ in the field of money has certainly contributed towards expansion of international trade। क्या बोल रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपेंशन के लिए मनी की क्या किया इसने? रेगुलेशन किया। किसने? आईएमएफ और इंडिया। यहां इंडिया में दिया गया। कह रहा है इंडिया हैज टू दैट एक्सटेंट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इंडिया को इससे क्या मिला? बेनिफिट मिला है जी, और उसके रिजल्ट मिल रहा है। कह रहा है पोस्ट पार्टीशन पीरियड। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पोस्ट पार्टीशन पीरियड इंडिया हैज सीरियस बैलेंस पेमेंट डेफिसिट।
अब क्या बोलते हैं, पार्टीशन पीरियड के बाद इंडिया के पास बीओपी का डेफिसिट था, यानी नेगेटिव में चल रही थी। यही कह रहा है पर्टिकुलरली विद द डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज कंट्रीज। बोल रहा है किसके किसके बिहाफ में, डॉलर और अदर हार्ड करेंसी जो कंट्रीज थी उसके बिहाफ में इसका बीओपी क्या था, नेगेटिव था। तो इट वाज द आईएमएफ दैट कम टू हर रेस्क्यू। आईएमएफ एक ऐसी बॉडी थी जिसके तहत क्या हुआ था, इसके प्रॉब्लम को, इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। नहीं, कह रहा द फंड ग्रांटेड इंडिया लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अराउंड अराइजिंग अराउंड द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1965 एंड 1971। फंड भी ग्रांट किया गया था, क्यों, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सही करने के लिए। कब, 1965 और 1971 में। ये डेटाज हैं, अब डेटाज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस आपको डेटा देखने होंगे और पढ़ के याद करने होंगे, है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आईएमएफ अप टू मार्च 31, 1971 इंडिया परचेज फॉरेन करेंसीज द वैल्यू ऑफ 8175 करोड़ फ्रॉम द आईएमएफ। कितना करेंसी, फॉरेन करेंसी परचेज किए थे जी 1971 में, 817.5 करोड़, किससे, आईएमएफ से। एंड द सेम हैव बीन फुल्ली रीपेड। देखो इसको पेड भी कर दिया, वाओ। कह रहा है since 1970 the assistance that India as other member countries of IMF can obtain from it has been increased through the setting of special drawing rights CR created in 1969। देखिए 1969 में क्या हुआ था, SDR आया था, नहीं, हाँ जी सर, और उसकी वजह से क्या हुआ था, स्पेशल ड्राइंग राइट को क्या किया था, सेटिंग किया गया था, नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, कहता है इंडिया हैड टू बोरो फ्रॉम द फंड इन द वेक ऑफ स्टीप राइज इन द प्राइसेस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स, फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। कह रहा है इन 1981 इंडिया वाज गिवन अ मैसिव लोन अबाउट 5000 करोड़ टू ओवरकम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द परसिस्टेंट डेफिसिट ऑफ बीओपी ऑन द करंट अकाउंट। इंडिया क्या कर रहा था जी, नेगेटिव फेस कर रहा था करंट अकाउंट में, तो उसके लिए कितना का लोन दिया गया इंडिया को, 5000 करोड़ का लोन दिया गया था, क्यों, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से बाहर आने के लिए। कह रहा है इंडिया वांटेड लार्ज फॉरेन कैपिटल फॉर हर वेरियस रिवर प्रोजेक्ट्स, लैंड रिक्लेमेशन स्कीम्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस since private foreign capital was not forthcoming the only। बोल रहा है इंडिया तो चाह रहा था कि भाई साहब किस किस के लिए पैसा आ जाए, कि जो रिवर को लेकर प्रोजेक्ट्स हैं, जो लैंड को लेकर आपके स्कीम्स हैं, और कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट के लिए पैसा आ जाए, लेकिन उसको क्या हुआ, नहीं आया। ठीक है, कह रहा है प्रैक्टिसेबल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी कैपिटल वाज टू बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज वर्ल्ड बैंक। बोला नेसेसरी कैपिटल कहां से लाना पड़ा, आईबीआरडी, जिसको हम लोग क्या वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। कहता है इंडिया हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलिस्ट ऑफ द आईएमएफ फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इन दिस वे इंडिया हैज हैड द बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड एडवाइस। बोल रहा भाई साहब इंडिया ने अवेल किया स्पेशल सर्विसेज किसका, आईएमएफ का, और उसको इस वजह से बेनिफिट मिला है इंडिपेंडेंट इंडिया को। नहीं, कह रहा द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ इंडिया हैविंग गॉन अटरली आउट ऑफ गियर ऑन अकाउंट ऑफ द ऑयल प्राइस एस्केलेशन सिंस अक्टूबर 1973 एंड द आईएमएफ हैज स्टार्टेड मेकिंग अवेलेबल ऑयल फैसिलिटी बाय सेटिंग अप अ स्पेशल फंड फॉर दी पर्पस। बोल रहा है बैलेंस ऑफ पोजीशन खराब होने की वजह से ऑयल प्राइस पर दिक्कत हो गया था, और इसी वजह से आईएमएफ ने क्या करा 1973 में, आपको एक स्पेशल फंड प्रोवाइड किया सिर्फ इस ऑयल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आगे चलते हैं, कह रहा है अर्ली 1990 when foreign exchange reserves for 2 weeks import as an against the generally accepted safe minimum reserves of 3 months equivalent position were terribly unsatisfactory। ठीक है, ये क्या था जी, अनसेटिस्फैक्ट्री था। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज secure an emergency loan 2.2 billion from the International Monetary Fund by pledging 67 tons of India gold reserves as a collateral security, and India promised क्या IMF to launch several structural reforms like devaluation of Indian currency, reduction
in budgetary and fiscal deficit, cut government expenditure and subsidy, import liberalization, industrial policy reforms, trade policy reforms and banking reforms, financial sector reforms, privatization of public sector enterprise इन द अपकमिंग ईयर्स। बोल रहा है 1990 में जब 2 सप्ताह के लिए ये बढ़ गया था, उसमें क्या करना पड़ा था, मिनिमम रिजर्व का 3 महीना के लिए जब बचा था एफसीआर, तो उस समय इमरजेंसी लोन आपको किससे लेना पड़ा था, आईएमएफ से 2.2 बिलियन का। और ये इसी के बाद भाई साहब हुई बनी थी एलपीजी पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। और इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम ये सारे सेक्टर्स जैसे ट्रेड पॉलिसी पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आएंगे, बैंकिंग सेक्टर पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इसका प्रॉमिस किया था। और क्या जी, और आगे देखते हैं, कह रहा था फॉरेन रिजर्व स्टार्टेड पिकिंग अप द ऑनसेट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, है ना जी, बिल्कुल सर। अब क्या कह रहा था, इंडिया हैज ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फंड। एक स्पेशल प्लेस इंडिया को मिला कब, कह रहा दस इंडिया हैड प्लेड अ क्रेडिबल रोल इन डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज ऑफ द फंड। दिस हैज इंक्रीज्ड इंडियाज प्रेस्टीज इन द इंटरनेशनल सर्कल। देखिए जी, इस वजह से क्या हुआ, आपका इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इज्जत बढ़ी। नहीं, कह रहा इंडिया हैज नॉट टेकन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द आईएमएफ सिंस 1993। बोल रहा 1993 के बाद से इंडिया ने कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया है, किससे, आईएमएफ से। बहुत बड़ी बात। क्या कह रहा है, रीपेमेंट्स ऑफ ऑल लोन्स टेकन फ्रॉम द आईएमएफ फंड वर कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2000। बताओ 31 मई 2000 तक जितने भी लोन लिए थे आईएमएफ से, उसका सारा चुकता कर दिया इंडिया ने। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट द IMF and the RBI governor is the alternate government of IMF। बोल रहा भाई साहब फाइनेंस मिनिस्टर क्या थे, एक्स ऑफिशियल गवर्नर बन गए आईएमएफ के, और अल्टरनेट गवर्नर आरबीआई के गवर्नर को अल्टरनेट गवर्नर रखा गया, किसमें, आईएमएफ में। कह रहा है इंडियाज करंट कोटा इन द आईएमएफ एसडीआर कितना है जी, 5821.5 million, making it the 30th largest quota holding country at IMF and giving its share holdings of 2.44%। ये देखिए जी, कितना का शेयर होल्डिंग मिला इंडिया को, 2.44% का, याद रखिएगा। और 30th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री है कौन, इंडिया, आईएमएफ के टर्म्स में। नहीं, हाँ जी सर, ये याद रखने वाला चीज है, डेटा पूछा जा सकता है। कह रहा है हाउएवर बेस्ड ऑन द वोटिंग शेयर इंडिया टुगेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका इज रैंक 17th in the list of 24 constituencies at executive board। क्या बोल रहा है, हाँ, कह रहा है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू लेंडिंग रिसोर्स टू आईएमएफ। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आईएमएफ के बिहाफ में, देखिए कह रहा है इन द लंदन समिट टू द ग्रुप 20 G20 में अ डिसीजन वाज टेकन टू ट्रिपल द आईएमएफ लेंडिंग कैपेसिटी टू US 500 मिलियन। कितना थी, 500 बिलियन। इन परसुएंस ऑफ दिस डिसीजन इंडिया डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इट्स रिजर्व्स कहां, इनिशियली अप टू US 10 बिलियन थ्रू द नोट्स परचेज एग्रीमेंट NPA and subsequently up to US 14 billion through new arrangement to borrow। ये क्या था जी, इंडिया का कंट्रीब्यूशन लेंडिंग टू आईएमएफ। कह रहा है as 7 April 2011 India has invested SDR 750 million approx 5340.36 crores through 9 note purchase agreement with the IMF। ये देखिए जी, ये था आईएमएफ का इंडिया के बीच रिलेशन और आईएमएफ का इंडिया के बीच संबंध कैसा था उसके बारे में। अब देखिएगा जी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू क्या करता है, आईएमएफ लोन देता है। नहीं, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है IMF has several lending instruments to meet the different needs and specific circumstances of its members। IMF के अलग अलग डिफरेंट नीड्स हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को पूरा करने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, किसके बीच, उसके मेंबर के बीच में। आइए, कह रहा है IMF members have access to the general resource account on non-concessional terms, but the IMF also provides the concessional financial support
currently at the zero interest rate through the poverty reduction and growth trust, which is better tailored to the diversity and needs of low income countries। बोल रहा है ऐसा है कि IMF मेंबर जो है जनरल रिसोर्स अकाउंट को नॉन कंसिस्टेंट टर्म्स में लोन देता है, बट IMF ऐसा भी बॉडी है जो कंसेशनल लोन देता है 0% पर। किसको? जो लो इनकम के कंट्रीज हैं या फिर जो जिनको जरूरत है जैसी कंट्रीज को, है ना, उसको किसके बदौलत देता है सर? उसके लिए एक बॉडी है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसके बिहाफ पे वो क्या करता है? देता है जी लो इनकम कंट्रीज को लोन। कह रहा था रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड रेसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट ऑफर लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग टू लो इनकम and vulnerable middle income countries seek to build resilience to external shocks at affordable interest rates। मोटा भाई साहब अभी रिसेंटली स्टेब्लिश हुआ है क्या? रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जो ऑफर करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, मतलब लंबे समय तक लोन देने को तैयार है। किसको? लो इनकम और जो वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज है, जो एकदम वेस्ट है, बर्बाद हो चुकी है, जो कंट्री देश का इकोनॉमी बहुत खराब है, उसको देने के लिए ये क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है ना, बहुत ही कम रेट पर। अब आ जाइए जी, द IMF के मेन लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको देख के एक एक लाइन, कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज याद रखना है कि क्या है SBA, उसके कितने ईयर्स के ये होते हैं और उसका क्या पर्पस है, बस इससे ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ने का नहीं, एकदम कम पढ़ने का। कह रहा था IMF मेन लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर, क्या क्या है? स्टैंड बाय अरेंजमेंट। क्या कहता है SBA? कहता है डिस्क्राइब्ड बाय द IMF as its वर्कहोर्स के नाम पर बोला गया है। IMF ने कहा द SBA is intended for emerging and advanced market economies to address short term और potential balance of payment problems। देखिए SBA किसके लिए जी? शॉर्ट टर्म और पोटेंशियल बैलेंस पेमेंट्स प्रॉब्लम के लिए। It typically covers a period of 12 to 24 months, but not more than 36 months, and repayable are due within 3 to 5 years। देखिएगा यही पूछता है बेसिकली। SBA क्या है जी? किसके लिए? शॉर्ट टर्म पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम के लिए। कितने साल के लिए? 12 से 24 महीने के लिए, लेकिन किससे ज्यादा नहीं? 36 मंथ से ज्यादा नहीं। और कितने साल में इसको रीपेमेंट कर देना है जी? 3 से 5 साल के अंदर इसको आपको क्या करना है? रीपेमेंट कर देना है। 3 चीज याद रखना है, SBA क्या, उसके पर्पस क्या, और कितने साल में तक वो लोन देता है, और कितने साल में उसको रीपेमेंट कर देना है। देखिए अब आइए जी, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी क्या बोलता है? कह रहा है सिमिलर इन पर्पस टू SBA, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एड्रेस शॉर्ट टर्म और पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स बट इंटेंडेड फॉर लो इनकम कंट्रीज अंडर द PRGT। देखिए ये जो है अभी SBA जो था वो किसके लिए था? वो था जी किसी भी कंट्रीज के लिए नहीं, जो एडवांस मार्केट इकोनॉमीज है ना, मान लेते हैं एक्स्ट्रा लेवल पर, जो अभी इमर्जिंग बोल सकते हैं इसको, इनोवेशन के तौर पर, उसके लिए था वो SBA। लेकिन जो गरीब देश है, जो बहुत लो इनकम कंट्रीज है, उसको भी तो फैसिलिटी की जरूरत है, तो उसको वो किसके तहत दे रहा है? PRGT, पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट के अंदर जो कंट्रीज आती हैं उसको वो क्या कर रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए बैलेंस इसको भी लोन पर दे रहा है, BOP से रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? BOP से रिगार्डिंग। और उसके लिए वो कितने तक के दे रहा है? और SCF हैज अ रीपेमेंट ग्रेस पीरियड ऑफ 4 इयर्स एंड फाइनल मैच्योरिटी ऑफ 8 इयर्स। 4 साल तक का इसको आपको क्या ग्रेस पीरियड दे रहा है, और फाइनल मैच्योरिटी आपको 8 साल तक के लिए कर देना है। दोनों फर्क क्या सर? SBA जो था वो था इमर्जिंग कंट्रीज के लिए, या मार्केट जो है उसके लिए लोन अगर जरूरत पड़े तो उसको हमको दे देना है लोन। कितने साल के लिए? 12 से 24 महीने के लिए, सॉरी साल नहीं, 12 से 24 महीने के लिए, मैक्सिमम जा सकता है 36 मंथ से कम के लिए। और रीपेमेंट कितने साल में कर देना है सर? 3 से 5 साल में कर देना है। उसके बाद क्या? स्टैंड क्रेडिट फैसिलिटी, SCF क्या है सर? ये लो इनकम कंट्रीज के लिए है, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म बैलेंस का लोन देता है कौन? ये IMF। और किस तहत देता है? किसके तहत? PR पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट के तहत देता है। किसको? लो इनकम कंट्रीज को। कितने साल के लिए सर? इसके लिए 4 साल का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो जा सकता है 8 साल में आपको मैच्योरिटी यानी कि फाइनल पेमेंट कर देना होगा। अब है जी EFF, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। कह रहा था EFF इज डिजाइन फॉर द इमर्जिंग एंड एडवांस मार्केट इकोनॉमीज विद अ लॉन्गर टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स वेयर द इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ आर कंसीडर्ड स्ट्रक्चरल। EFF are typically approved 3 years but may extended repayment are due to 4 to 10 years। देखिएगा
EFF किसके लिए है? देखिए ऊपर जो पहले हमने पढ़ा वो दोनों शॉर्ट टर्म्स के लिए था, अब आ गया है जी लॉन्ग टर्म के लिए। तो EFF किसके लिए है? EFF है मार्केट में जो इमर्जिंग है, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जो इन्वेस्टर्स के लिए है, तो उनके लॉन्ग टर्म बीओपी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो क्या करती है? फंडिंग देती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है रीपेमेंट के लिए 4 to 10 ईयर्स, मतलब 4 से 10 साल के लिए इसको रीपेमेंट करने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आ जाइएगा जी ECF किसके लिए है? ECF बोल रहा है एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी। द ECF इज इक्विवेलेंट टू द EFF फॉर लो इनकम कंट्रीज एंड फॉल्स अंडर द PRGT। ध्यान से देखिएगा, SBA शॉर्ट टर्म लोन, SCF शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए? एक तो SBA हो गया मार्केट में इमर्जिंग के लिए और SCF हो गया लो इनकम कंट्रीज के लिए। उसी तरीके से EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसके लिए? लॉन्ग टर्म लोन के लिए। किसके लिए? जो देश इमर्जिंग मार्केट में आ रहा है, नहीं इनोवेशन से आ रहा है। और ECF किसके लिए? जो लो इनकम कंट्रीज हैं। किसके लिए? लो इनकम कंट्रीज के लिए। और ये कितने टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लोन के लिए बात कर रहा है ना। और ये भी किसके लिए है? ये भी है जी मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज के लिए। देखिए ECF आर आल्सो प्रोवाइडेड इनिशियली फॉर 3 years बट मे एक्सटेंड अप टू 5 years एंड इंक्लूड अ 5-year ग्रेस पीरियड विद मैच्योरिटी ऑफ 10 years। देखिए ECF का आपको लोन कितने साल का दिया जा सकता है? 3 साल के लिए, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल तक के लिए। और अगर आपको ग्रेस पीरियड भी चाहिए तो 5 साल का ग्रेस पीरियड है, तो मिला जुला के 10 साल तक में आपको क्या करना है? पेमेंट कर देना है। देखिए जी इसको आपको एकदम शॉर्ट नोट्स में बनाना है। कैसे बनाना है? पहला कि सर पहला है क्या, दूसरा लोन किसके लिए पर्पस से है, तीसरा कितने साल के लिए लोन दिया जाता है, और चौथा रीपेमेंट टाइम क्या है। ये 4 चीजें आपको नोट डाउन कर रही है। हर लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है और किस ईयर में है ये भी। चलिए जी अब आगे चलते हैं। कह रहा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RPI के RFI क्या कहता है? कहता है द RFI प्रोवाइड्स अ रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज विद अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। अर्जेंटली अगर जरूरत पड़ गया तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करेगी? देगी। किसके तहत? IMF देगी, RFI के तहत, है ना। RFI कैन बी यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ अर्जेंट नीड्स लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी प्राइस शॉक्स शुड बी रैपिड विद इन 3 quarter to 5 years। बोल रहा भाई साहब ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसके लिए? जब किसी देश में भूकंप आ जाए, किसी देश में कोई डिजास्टर्स आ जाए, कमोडिटी प्राइस शॉक्स हो जाए, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या IMF क्या करती है? लोन देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा एकदम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी होगा शॉर्ट टर्म के लिए। देखिएगा कह रहा है RCF is the as is the case with the RFI is designed for rapid financial assistance during crisis but serves low income countries under the PRGT Poverty Reduction Growth Trust and carries a grace period of 5 years and the final maturity of 10 years. Unlike other facilities, RCF and RFI are provided in one outright loan disbursement, meaning no conventional conditionally needs to be met during the program prior to disbursement. However, as a country still have to provide letter of intent to the IMF detailing in their planned economic response to the crisis, to which IMF must agree, and the RCF and RFI have nonetheless been considered to include de facto conditionally. And in response to COVID-19, the IMF doubled how much countries can borrow under the RCF and RFI। देखिए जी RFI था इसके लिए अर्जेंट बीओपी के लिए, और RCF है जी ये भी अर्जेंट के लिए, लेकिन किसके लिए? लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए है। बीओपी अगर फेस कर रही है तो उसके लिए, है ना। और RFI जो था वो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए था। यहाँ भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स के लिए है, लेकिन ये लो इनकम कंट्रीज के लिए है। हाँ जी अभी तक में 3 चीजें हमने टोटल 6 पढ़ लिया है, लेकिन 3 बेस पर है। क्या? एक सबके लिए और एक लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। अब आइए जी FCL क्या होता है? FCL
उसके बाद पढ़ेंगे, कहता है फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट लाइन, कहता है FCL इज डिजाइन्ड फॉर द कंट्रीज दैट IMF डीम्स टू हैव strong policy frameworks and track records in the economic performance that are in an immediate cash crunch but want to avoid the stigma and adverse market reaction associated with the regular IMF programs with conditionally, and the FCL therefore does not involve ongoing conditions and functions as a 1-2 year renewable credit line. 5 countries have used to FCL where China, Colombia, Mexico, Peru and Poland. Repayment is required over 3 to 5 year period. रिपेमेंट कितना करना है जी? 3 से 5 साल तक। रिन्यूएबल क्रेडिट लाइन कितना जी? 2 साल के लिए। और किसके लिए डिजाइन किया गया है? स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए डिजाइन किया गया है और अच्छे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। उसके लिए आपको क्या करता है? उसके लिए भी आपको फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन का लोन प्रोवाइड करता है कौन? IMF। अब आइएगा जी, बस 3-4 और बच्चे हैं, इसको पढ़ते हैं फटाफट, नहीं और कर लेते हैं क्लास की छुट्टी। कहता है प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी PLL, कह रहा था PLL इज डिजाइन्ड टू मीट द लिक्विडिटी नीड्स countries with the economic frameworks that IMF deems sound, but the remaining problems of that preclude them from using the FCL. Only the Republic of North Macedonia and Morocco have used the PLL so far. पूरा 2 ही कंट्री यूज किया है क्या? PLL क्या है? प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। बोल रहा है डिजाइन किसके लिए? लिक्विडिटी नीड्स को कंट्रीज के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए जो डिजाइन किया जाता है, उसके लिए अगर कोई लोन ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी PLL। और कितने साल के लिए? सर ये साल में तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सर कितने देश ने अभी तक इसको यूज किया है? इसको यूज किया है जी 2 देश ने। आइए 2 देश कौन कौन से थे वो देख लीजिएगा, मैकेडोनिया और मोरक्को। अब है जी कैटास्ट्रोफ कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट CCRT। कह रहा है CCRT is different from the instruments because it allows IMF to provide grants rather than loans to the poorest countries in the form of debt relief। बोल रहा है भाई साहब ऊपर वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा ना, वो सब में से ये क्या है? सबसे अलग है, क्योंकि इसमें IMF क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है ग्रांट्स। किसको? रादर लोन्स के अलावा डेट को, लोन सिर्फ लोन्स को नहीं, रादर लोन्स टू दी पुअरेस्ट कंट्रीज। किसको? पुअरेस्ट कंट्रीज को इन द फॉर्म ऑफ डेट रिलीफ। डेट रिलीफ के फॉर्म में ये चीज आपको क्या होता है? दिया जाता है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। कह रहा है इट वाज डिजाइन्ड टू इन 2015 ड्यूरिंग द एबोला आउटब्रेक टू द प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग कैटास्ट्रोफिक natural and public health disasters and free up resources to meet exceptional balance of payment needs. In 2020, its eligibility criteria were relaxed in response to COVID-19 and the instrument was initially approved 25 eligible countries. देखिए CCRT कितने कंट्रीज को दिया जाएगा जी? टोटल 25 कंट्रीज को कोविड-19 के बाद दिया गया। 2015 में ये आया था, ठीक है? हाँ जी सर। और एक लास्ट है जी PSI, पब पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कहता है? Finally, the IMF offers a facility to low-income countries under PRGT involves to no financing whatsoever. The PSI was designed to give low-income countries to a tool that enables them to secure IMF advice without financial assistance, with the intention of signaling confidence to donors, creditors, and the general public that they supported by IMF. PSIs are last between 1 and 5 years, cannot be used in conjunction with an ECF। बोल रहा भाई साहब PSI क्या है? PSI एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सपोर्ट है, इंस्ट्रूमेंट है जो IMF क्या करता है? बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए भी प्रोवाइड करता है। नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही। लीजिए जी ये आपके कंप्लीट हो गया जी। क्या IMF के क्या क्या कंप्लीट किया सर? लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स किया, स्पेशल ड्राइंग राइट समझा हमने, इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी समझ लिया और IMF और इंडिया के बीच का रिलेशन भी हमने देख लिया। चलिए जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आप क्या करें? बस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसमें आपको नोट्स अवेलेबल होता है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।